हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का 5वां चैप्टर जो है चुंबकत्व एवं द्रव, जिसका हम वन शॉट वीडियो है जिसमें हम VBI क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछने के चांसेस होंगे। तो उन सभी क्वेश्चन को हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले कि हमने 4 जो चैप्टर है उसका वन शॉट वीडियो बना दिए हैं। यदि आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के पश्चात डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वन शॉट फिजिक्स का एक लिंक, उस पर आप क्लिक करके आप उन 4 चैप्टरों को भी पढ़ाई कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन ले लिया है, नीचे आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे रहे होंगे। तो देखिए ये इस चैप्टर का पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। 2014 में, 17 में, 19 में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए मैं 2014 से लेकर और 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, वो सभी हम पूरे चैप्टर से हम पढ़ा रहे हैं। तो समझ पा रहे हैं क्यों हम 2014 से लेकर चल रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमारा टारगेट है कि 90% से ऊपर अंक आपको लाना है, ठीक है ना। 90% आपको मतलब ऊपर ही लाना है, ठीक है। इतना मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए, तो आप भी मेहनत कीजिए और सच में आपको 90% से ऊपर ही लाना है, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए हम समझ लेते हैं। वैसे तो ये सभी टॉपिक हमने पहले ही करा दिया है, एक एक वीडियो इस पर हमने पर्सनली बना दिया है, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ लेते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, अगर मैं आपसे पूछूं कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो क्या आप बता पाएंगे? आप अपने आप सोचिए कि अगर मैं आपसे कह दूं कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो क्या आप बता पाएंगे इस वक्त? यदि हाँ तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि ना आप नहीं बता पाएंगे तो बहुत ही आप सोच सकते हैं ना कि कैसा आपका तैयारी अभी तक हुआ है, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर का ये बेसिक है। जैसे हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था, वैसे ही चुंबक में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हम पढ़ रहे हैं, तो वैसे ही इसमें भी है। इसमें हमने क्या आपको बताया था कि सपोज डेट ये एक चुंबक है, आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा एक बार और। सपोज डेट ये एक चुंबक है। अब हम चुंबक में जानते हैं 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव मतलब नॉर्थ और साउथ, 2 ध्रुव होते हैं। और इन दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी होता है ना, वो 2L होता है, ठीक है। ये आपने समझ लिया, इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी है। तो ये जो बना निकाय है, 2 ध्रुव हैं और इनके बीच की दूरी 2L है, इस बने निकाय को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। तो ये सभी, ये टोटल क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव हम इनको कहेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव, इनको हम क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये बात बताया जाता है कि चुंबकीय द्विध्रुव के कोई भी एक ध्रुव, या तो N हो या तो S, कोई भी ध्रुव हो, तो कोई इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इसीलिए हम इसको, कोई भी ध्रुव को हम M से दर्शाते हैं, M हम लिखते हैं, कैपिटल M लिखेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। आप स्मॉल m भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझिएगा, हमने कहा कि चुंबकीय द्विध्रुव में, चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव, कोई भी एक ध्रुव तथा इन दोनों ध्रुवों की बीच की दूरी, ये क्या है? बीच की दूरी 2L है। तो बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? स्मॉल कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये बात आप याद रखेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल M से दर्शाएंगे, और ये जो ध्रुव हैं इनको हम स्मॉल m से दर्शाते हैं। तो एक बार और परिभाषा को आप सुन लीजिए, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आप कहेंगे चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किसे कहते हैं। परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। हम यही लिखेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव के किसी चुंबकीय द्विध्रुव
का कोई एक ध्रुव, ऐसे हम लिखते हैं, का कोई एक ध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव का कोई एक ध्रुव, जिसे हम स्मॉल m से दर्शाते हैं, कोई एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। हमने आपको क्या बताया कि चुंबकीय द्विध्रुव के किसी भी, कोई भी एक ध्रुव, चाहे N हो चाहे S हो, कोई भी एक ध्रुव और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी क्या है? 2L है। तो दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसके अगर टोटल अच्छे से फॉर्मूला हम बता दें तो इसको m से प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m इक्वल टू होता है 2Lm, या इसी को मतलब 2Lm लिखे, या इसी को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, m इक्वल टू 2mL। समझ पा रहे हैं ना? कोई भी सब गुणा में है ना, तो किसी को आगे किसी को पीछे कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके साथ साथ आपको मात्रक कहा, ठीक है, तो मात्रक आप याद रखेंगे, इसका मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये भी बात आप याद रखेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका हमने परिभाषा देख लिया, फॉर्मूला हमने देख लिया, उसके बाद मात्रक भी देख लिया। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन सभी को हम देखेंगे। पर ये बात याद रखेंगे, इस चैप्टर से लगभग न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना? इसमें ज़्यादातर इसी टाइप के परिभाषाएं, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सभी हम देखेंगे। निश्चिंत रहना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। तो ये हमारा दूसरा जो प्रश्न है, देखिए 2012 में, 14 में, 18 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें खासियत ये है कि इसमें 3 टॉपिक हमने ऐड किया है। सबसे पहला कहा जा रहा है कि चुंबकीय याम्योत्तर, दूसरा है द्विघात कोण तथा तीसरा नति कोण को परिभाषित कीजिए। मतलब यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, एक चुंबकीय याम्योत्तर, द्विघात कोण और नति कोण। तो देखिए ये हर साल अलग अलग ईयर में अलग अलग टॉपिक पूछा गया है। कभी या तो चुंबकीय याम्योत्तर पूछ लेता है, कभी द्विघात कोण पूछ लेता है, और कभी नति कोण पूछ लेता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अभी इसी टॉपिक में, ठीक है, हम ये सभी तीनों टॉपिक को जान लें, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी आए तो हम इसको पूरी अच्छे तरीके से लिख कर आए बोर्ड एग्जाम में। समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए आप समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला ये क्वेश्चन, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि चुंबकीय याम्योत्तर। देखिए चुंबकीय याम्योत्तर को हमने अच्छे से यहाँ पे परिभाषा लिख दिया है, बट परिभाषा हम याद कराएंगे, लिखते हैं जिससे आपको समय बचे। अब परिभाषा याद कैसे करेंगे? समझिए, याद हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, चुंबकीय याम्योत्तर हम किसे कहते हैं? जब कोई भी चुंबक है, सपोज डेट ये मान लेते हैं कोई चुंबक है, ठीक है, ये सपोज डेट चुंबक है जिसका ध्रुव है N और S, ठीक है। और ये चुंबकीय अक्ष होता है, ये तो बात हम जानते हैं ना कि ध्रुवों के बीच क्या होता है, एक चुंबकीय अक्ष होता है। ये सब हमने बेसिक है, ये सब हमने पढ़ लिया है। अब मान लेते हैं कोई भी चुंबक है, इसको हमने स्वतंत्रता पूर्वक एक धागे में बांधकर लटकाया हुआ है। सपोज डेट मान लेना है आपको कि ये जो चुंबक है इसको हमने एक धागे में बांधकर ऐसे लटकाया हुआ है। इस चुंबक को, ये सपोज डेट चुंबक है, इसको हमने लटकाया हुआ है। तो जब इसको लटकाते हैं तो क्या होता है कि चुंबक का जो सतह है ना, तो चुंबक के अक्ष से जो सतह गुजरता है, चुंबक का ये सतह है, तो चुंबक के सतह से मतलब चुंबक के अक्ष से जो गुजरने वाला सतह होता है उसी को हम चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं।
ठीक है, वैसे तो गुजरेगा नहीं, ठीक है ना, चुंबक से कोई सतह गुजर पाएगा नहीं, गुजर पाएगा। पर यहाँ पे वही बात कहा जाता है, यहाँ पे मानकर कहा जाता है कि यदि चुंबक के अक्ष से होकर जो गुजरने वाला सतह होता है उसी को हम चुंबकीय यामी उत्तर कहते हैं। समझ में आ गया आपको? ठीक है, यहाँ पे मानने वाली बात है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यहाँ पे देखिए लिखने में मिस्टेक हो गया, ठीक है, किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक के अक्ष से होकर जाने वाली सतह को चुंबकीय यामी उत्तर कहते हैं। समझ में आ गया आपको कि किसी भी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक के अक्ष से होकर जाने वाली सतह को हम चुंबकीय यामी उत्तर कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको परिभाषा यहीं से समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। सिंपल सा परिभाषा है, कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। ये चुंबक का सतह है और इससे चुंबक के सतह मतलब चुंबक के अक्ष से गुजरने वाला ये एक सतह है, तो गुजरने वाली सतह को ही हम चुंबकीय यामी उत्तर कहते हैं। समझ में आ गया ना? आते हैं दूसरे पर। दूसरा हमारा टॉपिक इसी में है कि द्विकपात कोण। अब द्विकपात कोण किसे कहते हैं ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया है, बट आपको समझाएंगे हम, यहीं से हम याद कराएंगे। जैसे हमारा पृथ्वी है, सपोज डेट हम आपको पृथ्वी का ही एग्जांपल देते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि पृथ्वी में आकर्षण करने की एक क्षमता है ना, ठीक है, आकर्षण करता है। तो हमें ऐसा बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है तो कि पृथ्वी के अंदर मतलब पृथ्वी के केंद्र में एक चुंबक है जिसके कारण वो क्या करता है, किसी को भी आकर्षित करता है, ठीक है। बट ऐसा मतलब नहीं भी माना गया है, ठीक है, बहुत से वैज्ञानिकों ने ऐसा कहा कि ऐसा गलत है, ठीक है, क्योंकि हम ऐसा जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के केंद्र में बहुत सारे क्या है जो क्या होते हैं, आग है, मतलब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो क्या है, मतलब बहुत ही हमारा जो पृथ्वी का जो केंद्र है वहाँ पर बहुत ही गर्म होता है। गर्म मतलब क्या, वहाँ पे बहुत सारे, ठीक है, जैसे आग की तरह है, बहुत ही गर्म है। तो हम जानते हैं कि कोई भी चुंबक को यदि हम गर्म करते हैं तो वो भी चुंबकित हो जाता है, मतलब वो चुंबकीय शक्ति अपनी खो देता है। तो जब वो चुंबकीय शक्ति खो देगा तो कैसे किसी को आकर्षित करेगा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पे कोई चुंबक होगा। तो ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, कुछ कहा तो उसका कुछ कमियां भी निकाला है, बहुत से वैज्ञानिकों ने, ऐसे ऐसे चलता गया, ठीक है। बट यहाँ पे वही बात कहा गया है, द्विकपात कोण किसे कहते हैं। तो सपोज डेट ये हमारा एक ये क्या है, हमारा ये हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी का एक भौगोलिक अक्ष होता है, जो ये सपोज डेट भौगोलिक अक्ष है, और भौगोलिक अक्ष का ये है, ये आप याद रखेंगे, ये है, ठीक है, NG, मतलब ये नॉर्थ भौगोलिक, मतलब ये भौगोलिक अक्ष है, और ये साउथ मतलब ये उत्तरी अक्ष है, ये दक्षिणी अक्ष है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, भौगोलिक याम्योत्तर कहेंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, इस रेखा को टोटल हम क्या कहेंगे, भौगोलिक याम्योत्तर। और यहीं पे एक और होता है, सपोज डेट चुंबकीय याम्योत्तर। जैसे यहाँ पर एक और यहाँ पे होता है एक चुंबकीय याम्योत्तर, मतलब इनके बीच चुंबक होता है, ठीक है ना, इनके बीच एक चुंबक होता है जिसका ध्रुव मान लेते हैं N है और S है, ये ध्रुव है। तो देखिए इसको हम क्या कहेंगे, ये वाला जो अक्ष है इसको भौगोलिक याम्योत्तर कहेंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ भौगोलिक याम्योत्तर, ठीक है, इसको हम भौगोलिक याम्योत्तर कह रहे हैं। और ये वाला क्या है, चुंबकीय याम्योत्तर है, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ चुंबकीय याम्योत्तर, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि जो ये भौगोलिक याम्योत्तर है और ये चुंबकीय याम्योत्तर है, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच में ये जो बना कोण है, उस कोण को ही हम क्या कहते हैं, हम द्विकपात का कोण कहते हैं। समझ में आ गया, मतलब ये भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बना जो कोण है, उस कोण को ही हम द्विकपात का कोण कहते हैं। और वही बात हमने परिभाषा लिखा है कि भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बने कोण को द्विकपात का कोण कहते हैं। इसे याद रखेंगे, इसे स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं या अल्फा से भी प्रदर्शित करते हैं, तो ये बात आप याद रखेंगे। तो ये बहुत ही, ये खासकर दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपको हम पढ़ाएंगे एक भू चुंबकत्व के विभिन्न अवयव के बारे में, एक जो क्वेश्चन है
उसको जब हम पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा ये, ठीक है। वैसे तो समझ में आ ही गया है, बट उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आगे आपको कहूँगा कि अभी हमने ये टॉपिक पढ़ाया है तो इसको याद रखना है। द्विघात कोण किसे कहते हैं? भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं? द्विघात का कोण कहते हैं। अब आते हैं तीसरा हमारा क्वेश्चन जो है नति कोण कहते हैं या नमन कोण भी हम इसको कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अब इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए थोड़ा सा परिभाषा आपको बड़ा लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको फिगर बता दे रहा हूँ। ये देखिए थोड़ा सा नीचे ही बना दे रहा हूँ जिससे लिखने में आसानी हो, ठीक है जी, ठीक। देखिए यहाँ पे हमने 3 अक्ष लिया है। ये जो अक्ष की दिशा है ये क्या है? ये है आपकी क्षैतिज, मैं इस कलर से लिख दे रहा हूँ, ये है क्षैतिज तीव्रता, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है ऊर्ध्वाधर तीव्रता, ठीक है। ये क्या है? क्षैतिज तीव्रता, ये ऊर्ध्वाधर तीव्रता जिसे हम भी से दर्शा रहे हैं। और इन दोनों क्षैतिज तीव्रता और ऊर्ध्वाधर तीव्रता का ये जो है ये है परिणामी तीव्रता जिसे हम आई से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मैं यहाँ पे नाम भी लिख दे रहा हूं, क्षैतिज तीव्रता। ये क्या है? परिणामी तीव्रता, सॉरी ऊर्ध्वाधर तीव्रता, ऊर्ध्वाधर तीव्रता। और ये आई क्या है? परिणामी तीव्रता। देखिए आपको समझ में आना चाहिए इसलिए मैं सब कुछ लिख दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आए। देखिए एच क्या है? क्षैतिज तीव्रता, ये भी क्या है? ऊर्ध्वाधर तीव्रता, और ये आई क्या है? ये है परिणामी तीव्रता। तो यहाँ पे यही बताया जाता है कि क्षैतिज तीव्रता और ऊर्ध्वाधर तीव्रता के बीच बने परिणामी तीव्रता, ये बीच बना ही ना परिणामी तीव्रता है। इन दोनों को ठीक जो बीच में जो रेखा होता है, जो तीव्रता बनता है, उसी को हम परिणामी तीव्रता कहते हैं। तो यही बात कहा जा रहा है कि क्षैतिज तीव्रता तथा ऊर्ध्वाधर तीव्रता के बीच बना परिणामी तीव्रता क्षैतिज तीव्रता के साथ जो कोण बनाता है उस कोण को ही हम नमन कोण या नति कोण कहते हैं। समझ में आया? मतलब क्षैतिज तीव्रता के, ये क्षैतिज तीव्रता है ना, तो क्षैतिज तीव्रता के साथ जो कोण बनाएगा उस कोण को ही हम नमन कोण या नति कोण कहते हैं। परिभाषा आप क्या कहेंगे? परिभाषा आप कहेंगे कि क्षैतिज तीव्रता तथा ऊर्ध्वाधर तीव्रता का परिणामी तीव्रता क्षैतिज तीव्रता के साथ जो कोण बनाता है उस कोण को ही हम नमन कोण या नति कोण कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये क्षैतिज है, ये परिणामी है, तो इन्हीं दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसी कोण को हम नमन कोण या नति कोण कहेंगे। अब वही बात हमने लिखा है कि पृथ्वी के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तीव्रता। देखिए क्षैतिज और तीव्रता मतलब क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तीव्रता दोनों को मिलाकर कह दिए हैं हमने, या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पृथ्वी के क्षैतिज तीव्रता और ऊर्ध्वाधर तीव्रता, ऐसे भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं पृथ्वी के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तीव्रता। तो वही बात हमने लिखा है कि पृथ्वी के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तीव्रता का परिणामी तीव्रता क्षैतिज तीव्रता के साथ जो कोण बनाता है उस कोण को नमन कोण कहते हैं या नति कोण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। तो ये तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी ये एक तो जरूर इनमें से कोई ना कोई आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है और 2 नंबर में पूछा जाता है। तो 2 नंबर भी कम नहीं ना है, बहुत है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। निश्चिंत रहना है आपको, सब हम कराएंगे इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और भी जो क्वेश्चन है उन सभी को हम देख लेते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर के अपने तीसरे प्रश्न को। तो यह है हमारा तीसरा प्रश्न जो है कि चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है, तथा इसी में एक क्वेश्चन और कहा है कि सापेक्ष चुंबकशीलता μr तथा चुंबकीय प्रवृत्ति chi-m में संबंध स्थापित कीजिए। तो इन दोनों के बीच हमें संबंध भी स्थापित करना है।
इससे पहले हमें ये जानना है कि चुंबकीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं और चुंबकशीलता किसे कहते हैं। तो चलिए हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है, ध्यान से आप समझेंगे, याद हो जाएगा। चुंबकीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं, तो चुंबकीय प्रवृत्ति को याद रखेंगे। चुंबकीय प्रवृत्ति को हम चाई एम से प्रदर्शित करते हैं। चाई को इस तरीके से बनाते हैं, मुझे थोड़ा सा, ठीक है ना, चाई एम। और चाई एम इक्वल टू, चाई एम को इस तरीके से लिखते हैं, और चाई एम इक्वल टू आई बाई एच होता है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे और यहीं से हम परिभाषा करेंगे। जहां पर आई क्या है, ये आई याद रखेंगे, ये है चुंबकन तीव्रता। एच क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, याद हो जाएगा आपको। देखिए चुंबकीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति चाई एम इक्वल टू होता है आई बाई एच, जहां आई क्या है, चुंबकन तीव्रता है, एच क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो हम परिभाषा कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं, सिंपल में कह सकते हैं कि किसी पदार्थों की चुंबकन तीव्रता तथा उस पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम चुंबकन क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। समझ में आया हमने क्या आपको बताया? हमने आपको सिंपल वे में यही कहा कि किसी पदार्थों की चुंबकन तीव्रता, ठीक है, किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। और ये हुआ इसका फॉर्मूला। वही तो बात हमने परिभाषा में भी लिखा हुआ है, हमने यही लिखा है कि किसी पदार्थों की चुंबकन तीव्रता तथा उस पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपने दूसरे पर। दूसरा आता है कि चुंबकशीलता किसे कहते हैं। अब चुंबकशीलता को याद रखेंगे। चुंबकशीलता को मैं थोड़ा सा छोटा लिख दे रहा हूं क्योंकि नीचे भी अभी जगह चाहिए आपको। देखिए चुंबकशीलता को म्यू से हम दर्शाते हैं, अब म्यू इक्वल टू होता है बी बाई एच। ये बात आप याद रखेंगे, जहां पर ये बी क्या है, चुंबकीय प्रेरण है, और एच क्या है, एच अभी हमने बताया ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं चुंबकशीलता को म्यू से दर्शाते हैं, और म्यू इक्वल टू बी बाई एच होता है, जहां बी चुंबकीय प्रेरण है, एच क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो परिभाषा हम कह देंगे किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रेरण, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रेरण तथा उस पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप तो क्लास 12 के स्टूडेंट है, इतना बेसिक है, एक बार भी बोलने में समझ में आ जा रहा होगा। ठीक है, यही बात हमने यहाँ पर भी लिखा है, किसी पदार्थों की चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये दो टॉपिक समझ में आ गया होगा। देखिए यही तो पूछा गया था ना, चुंबकीय प्रवृत्ति और चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है, ये दो हमने बता दिया। अब आता है कि सापेक्ष चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध। तो वही बात अब हम संबंध बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे कहा जाएगा सापेक्ष, सापेक्ष कहे या आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक भी कहे तो भी वही बात है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो सापेक्ष चुंबकशीलता तथा किसमें, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध। ठीक है, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है यही हमें बताना है। अब हम समझ लेते हैं इन दोनों में क्या रिलेशन है। देखिए सबसे पहली बात कि सापेक्ष चुंबकशीलता कहा, तो सापेक्ष चुंबकशीलता क्या होता है। तो सापेक्ष, चूंकि हम यहां से आप लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं सापेक्ष चुंबकशीलता,
सापेक्ष चुंबकशीलता जिसे हम म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो म्यू आर इक्वल टू होता है म्यू बाई म्यू नॉट, यही होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट होता है, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। जहां पर म्यू नॉट, म्यू क्या है, म्यू है किसी भी माध्यम की चुंबकशीलता और म्यू नॉट क्या है, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। अब ध्यान से आप समझेंगे, यहां पर हम जानते हैं फिर से, चूंकि हम जानते हैं, अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं ये क्या है, ये है चुंबकशीलता, ठीक है। ये क्या है, चुंबकशीलता, किसी भी माध्यम की चुंबकशीलता है। और ये क्या है, निर्वात की या वायु या निर्वात की चुंबकशीलता है। तो याद रखेंगे ये चुंबकशीलता ही ना है म्यू, तो म्यू इक्वल टू हम जानते हैं बी बाई एच होता है। तो वही बात हम जानते हैं कि म्यू इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच होता है, ठीक है। ये बात हम जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम इस मान को, समीकरण फर्स्ट के मान को इसमें पुटअप करते हैं। तो हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से, और जब हम समीकरण फर्स्ट से इसमें म्यू के मान को हम यहाँ पे पुटअप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, समझिएगा। म्यू आर इक्वल टू, म्यू की जगह पे बी बाई एच लिखेंगे, बी बाई एच, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं जिससे आपको समझ में आए। एक मिनट, थोड़ा सा देखिए, म्यू का मान हम रख रहे हैं तो बी बाई एच है, तो बी बाई एच, ये मेन हमारा बटा हो गया। और इसके बाद म्यू नॉट है तो म्यू नॉट हमने लिख दिया, और नीचे कुछ नहीं तो 1 हम लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं। अब इसको गुणा कराने का क्या तरीका है, नीचे वाला सबसे ऊपर में गुणा कराएगा और ये वाला इसमें गुणा कराएगा, यही तो होता है ना तरीका। तो अगर ये गुणा कराते हैं तो म्यू आर इक्वल टू 1 बी में गुणा कराएगा तो बी हो जाएगा, और म्यू नॉट एच में गुणा कराएगा तो एच इंटू म्यू नॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब फिर से आप याद रखेंगे, चूंकि हम यह भी जानते हैं, हम लिखेंगे हम यह भी जानते हैं। अब चूंकि हम एक और बात क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो B होता है ना, B, तो B इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट और I प्लस एच होता है। ये हम फॉर्मूला जानते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई प्लस एच होता है। अब देखिए, जब हम इतना जानते हैं तो B के जगह पर हम इनको रख सकते हैं कि नहीं, तो हम लिखेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, तो हम लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से हम क्या करते हैं, इस B के मान को हम यहाँ पे पुटअप करते हैं। तो जब हम पुटअप करते हैं तो देखिए क्या मिलता है, इजी नहीं है, थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। B की जगह पर रखते हैं तो म्यू नॉट I प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। और ये H इंटू म्यू नॉट है तो H इंटू म्यू नॉट हमने लिख दिया, ऐसा कर दिया हमने। अब समझिएगा, इस म्यू नॉट से ये म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा क्या बचा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अब हमारा यहाँ पे क्या बचा, म्यू आर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये जो था ना, ये दोनों में गुणा था तो नीचे h बचा, तो I बाई एच और फिर से h बाई एच हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, ये तो बेसिक है। I बाई एच, बीच में प्लस है तो प्लस हमने दे दिया, फिर से h बाई एच हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा ऐसा। अरे समझ पा रहे हैं ना, इतना तो बेसिक है। अब इतना गुणा भाग हम सिखाने लगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। अब हम जानते हैं h से h कैंसिल हो जाएगा, जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा म्यू आर इक्वल टू आई बाई एच प्लस ये एक बार में एक कम में एक, मतलब एक बार में कट गया है तो 1 आ गया, ठीक है। अब ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, यहीं पे 0 लिख देंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं, ये कितने बार में, h एकम में h, एक बार में कटा है तो वो एक हम लिखेंगे। अब हम एक और बात जानते हैं कि देखिए I बाई एच को हम क्या जानते हैं, I बाई एच को चाई एम कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति है। तो भाई साहब ये I बाई एच के जगह पे हम चाई एम लिख सकते हैं ना, I बाई एच के जगह पे चाई एम, तो वही बात हम लिख देंगे म्यू आर इक्वल टू, हम क्या लिख देंगे, चाई एम प्लस 1 हम लिख देंगे,
तो ये जो हमें फॉर्मूला मिला, ठीक है, ये आपका प्रूव्ड हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए म्यू आर क्या है, म्यू आर है म्यू आर क्या है, सापेक्ष चुंबकशीलता, और ये चाई एम क्या है, चाई एम है चुंबकीय प्रवृत्ति, चाई एम क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति। तो यहाँ पे कहा गया था ना सापेक्ष चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध, यही तो संबंध है। यदि चाई एम चुंबकीय प्रवृत्ति में एक आप जोड़ देंगे, ठीक है, तो आपका जो सापेक्ष चुंबकशीलता का मान के बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो यही बात आपको लिखना है, स्टेप बाय स्टेप आपको लिखते हुए चलना है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी जो क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने चौथे प्रश्न को। तो ये है हमारा चौथा प्रश्न, जो है कि चुंबक के परमाणुक मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो चुंबक के परमाणुक मॉडल की व्याख्या कीजिए, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको भी हम तैयार करेंगे। देखिए ये जो परमाणुक मॉडल है ये हमने लिख दिया है, बट मैं कहता हूँ ना हर बार कि मैं आपको बस लिखता हूँ कि जिससे टाइम आपका ही बचे, ठीक है। मैं समझा दूंगा, समझ जाएंगे, आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए कुछ चीज़ें इसमें है ना जिसको बेसिक बात हमें जाननी है, और जो हम जानते भी हैं पहले से, हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ है, यहाँ पे भी ध्यान नहीं देना है, समझिएगा, यहाँ से ध्यान दे देंगे, यहाँ पे आपको याद हो जाएगा। हम जानते हैं कोई भी पदार्थ होता है ये बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो जो पदार्थ होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और उन छोटे कणों को ही तो हम अणु कहते हैं ना। ये बात हम जानते हैं कि जो पदार्थ होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम अणु कहते हैं, ठीक है, ये बात हम जानते हैं। अणु जो होता है वो भी बहुत सारे अति सूक्ष्म, बहुत छोटे छोटे, ये तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना था ना पदार्थ, और ये जो अणु है ये और भी छोटे छोटे, इसलिए हम कहते हैं जो अणु होता है वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। जो अणु होता है वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और ये जो अति सूक्ष्म कण है इनको हम परमाणु कहते हैं। ये बात हम जानते हैं। बात समझ में आई? हमने क्या बताया, जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और उन कणों को हम अणु कहते हैं। और अणु जो होता है वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और ये अति सूक्ष्म कण को हम परमाणु कहते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी परमाणु है, अब समझिएगा, हम जानते हैं सपोज डेट ये एक परमाणु है, ऐसा हमने मान लिया, सपोज डेट ये एक परमाणु है, तो हम जानते हैं कि परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है, ठीक है। परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है। और नाभिक में हम जानते हैं क्या क्या होता है, नाभिक में दो चीजें होती हैं। नाभिक में क्या होता है, जो नाभिक है, नाभिक में क्या क्या होता है, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन, एन को न्यूट्रॉन और पी क्या है, प्रोटॉन है। तो हम जानते हैं नाभिक ये है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। हम ये भी बात जानते हैं कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, और इस वृत्ताकार कक्षाओं में क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। इस वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करता है। ये बात हम जानते हैं, ठीक है। तो वही बात अभी तक हमने क्या आपको बताया, ध्यान से सुनिएगा, यही हमने कहा कि कोई भी पदार्थ है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और उन कणों को हम अणु कहते हैं। और जो अणु होता है ना ये अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और इन कणों को हम परमाणु कहते हैं। अब जो परमाणु है तो परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं इस गति को हम कक्षीय गति कहते हैं, इस गति को हम कक्षीय गति कहते हैं। याद रखेंगे, इस गति को हम क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है ना कक्षाओं में, तो इस गति को हम कक्षीय गति कहते हैं। और हम ये बात जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि स्थिर है तो इलेक्ट्रॉन पे कुछ ना कुछ आवेश तो होता ही है ना। तो यदि ये इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में है तो ये अपने चारों ओर क्या करेगा, ये अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र, ठीक
ठीक है, यदि ये इलेक्ट्रॉन एक जगह स्थिर है, ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। परंतु यही इलेक्ट्रॉन या तो इधर या तो इधर, यदि इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, जैसे कक्षाओं में तो गति कर रहा है ना, तो यदि इलेक्ट्रॉन गति करता है तो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करता ही है, इसके साथ साथ ये चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। समझ में आ गया? ये विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही, उसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि चुंबकत्व उत्पन्न करता है। यही है इसका मतलब चुंबक का परमाणुविक मॉडल, जो कि हमने ये पूरा आपको एक्सप्लेन करके आपको बताया। यदि आप ये समझ के, ये आपको याद हो जाएगा, एक बार और सुनिए, समझिए, आपको याद हो जाएगा। हमने कहा कि जो प्रत्येक पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम अणु कहते हैं। अणु अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करता है। तो इस इलेक्ट्रॉन की इस गति को हम कक्षीय गति कहते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन के गति के कारण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि चुंबकत्व उत्पन्न होता है। यही है आपका चुंबक का परमाणुविक मॉडल। यही बात हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है इस मॉडल के अनुसार प्रत्येक पदार्थ बहुत सारे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सूक्ष्म मतलब छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। हमने कहा ना छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम अणु कहते हैं। तथा अणु अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, तथा नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करता है, तथा उस गति को हम कक्षीय गति कहते हैं। वही बात कहा ना, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो इस गति को हम क्या कहते हैं? कक्षीय गति कहते हैं। तथा इस गति के कारण मतलब इलेक्ट्रॉन की गति के कारण क्या होता है? विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अर्थात चुंबकत्व उत्पन्न होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो चुंबक का परमाणुविक मॉडल है ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको यहाँ से याद नहीं कराया, बल्कि यहाँ से हमने समझाया है। जो स्टूडेंट ध्यान से सुने होंगे, समझे होंगे, उनको मैं आशा करता हूँ कि ये सब बेसिक है तो याद भी हो गया होगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं याद हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दो बार पढ़ेंगे आपको समझेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आते हैं हम अपने पांचवें प्रश्न पे। तो ये हमारा पांचवा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है कि अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौ चुंबकीय पदार्थ में विभेद कीजिए। मतलब इन तीनों में आपको अंतर बताना है। अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और क्या है उसके बाद चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, एक है अनुचुंबकीय पदार्थ, दूसरा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ और तीसरा है चुंबकीय पदार्थ में क्या डिफरेंट होता है, इन तीनों में क्या अंतर होता है, ये आपको स्पष्ट करना है। मैं आपको बता दूं, नीचे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये आपको कुछ वर्षों में पूछा गया है। देख रहे हैं 15 में, 16, 17, 18, 19। बट ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन, जैसे क्या कर दिया है, कभी अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ को एक साथ पूछ लिया है कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। कभी क्या किया है, प्रतिचुंबकीय और चुंबकीय पदार्थ मतलब लौ चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, ये वही हम कह रहे हैं, लौ चुंबकीय यहाँ पे होना चाहिए ना, लौ चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो कभी कभी देखिए, कभी या तो अनुचुंबकीय पदार्थ पूछ लेता है। ठीक है, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ में अंतर। कभी क्या करेगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लौ चुंबकीय पदार्थ में अंतर पूछ लेता है। तो इस प्रकार बहुत बार पूछा गया घुमा घुमा कर। मैंने सोचा कि तीनों को एक साथ बता दिया जाए। वैसे ये क्वेश्चन तीनों एक ही साथ पूछा भी गया है। तो 2015, 16, 17, 18, 19 में ये पूछा गया है क्वेश्चन।
ठीक है, तो ध्यान से आपको समझना है। कभी कभी तो इनका परिभाषा ही पूछ लिया गया है, तो सभी को मिलाकर हमने एक बना दिया है, इसी को समझ लेते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हमने अनुचुंबकीय पदार्थ लिखा है। मैं यही कहूँगा कंपैरिजन करके याद करेंगे, आपको याद हो जाएगा। वैसे इन सभी पर परिभाषा, इनका अंतर सब हमने पहले वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। आप केवल लिखेंगे ना, क्या आपको पढ़ना है, मान लेते हैं आपको पढ़ना है अनुचुंबकीय पदार्थ, तो आप लिखिए अनुचुंबकीय पदार्थ ब्रदर सर, इतना लिखे, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, जो भी वीडियो बनाए होंगे इस टॉपिक पे वो सब आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से उनकी पढ़ाई भी कर सकते हैं आप। पढ़ने का मन होना चाहिए। तो आते हैं पहले क्वेश्चन। पहला है हमारा कि यह पदार्थ, यह मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं। मतलब जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो किसके द्वारा, शक्तिशाली चुंबक के द्वारा आकर्षित होते हैं, और प्रतिचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबक द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। ये देखिए, ये तो आकर्षित हो रहा है, आपेक्षिक क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ, और प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रतिकर्षित होते हैं। परंतु जो लौ चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो हमने लिखा है कि ये पदार्थ दुर्बल चुंबक द्वारा भी आकर्षित होते हैं। मतलब जो लौ चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो कमजोर जो चुंबक होता है, ठीक है, दुर्बल जो चुंबक होता है उसके द्वारा भी आकर्षित होते हैं, ठीक है, उसकी ओर भी आकर्षित होंगे। समझ में आ गया पहला आपको पॉइंट्स। दूसरे पे आते हैं। दूसरा कहा जा रहा है कि इस पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से अधिक होती है। मतलब अनुचुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता कहे या सापेक्षिक चुंबकशीलता या सापेक्ष चुंबकशीलता, तीनों बात एक ही है, ठीक है। तो जो अनुचुंबकीय पदार्थों की सापेक्ष मतलब आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से अधिक होती है। इसमें क्या बताया गया कि इस पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम होती है। मतलब इसमें 1 से अधिक होगा, इसमें 1 से कम होगा। और इसमें क्या होता है, इस पदार्थ में जो चुंबकशीलता जो होता है, इस पदार्थों की चुंबकशीलता बहुत ही क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये बताया गया कि लौ चुंबकीय पदार्थों की जो आपेक्षिक चुंबकशीलता होगा, यहाँ पे ऐड आप कर लेंगे आपेक्षिक, ठीक है, ये में से लिखने में मिस्टेक हो गया है, तो आप याद रखेंगे कि मतलब लौ चुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता बहुत अधिक होता है। यहाँ तो 1 से ही अधिक होता है, ठीक है, यहाँ पे 1 से कम होता है, और यहाँ पर तो बहुत अधिक होता है, ठीक है। मतलब इन दोनों से इससे भी अधिक होता है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं तीसरे पर। तीसरा कहा जा रहा है कि इस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कम तथा धनात्मक होती है। मतलब जो अनुचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो कम भी होता है और धनात्मक होते हैं, और जो प्रतिचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होता है वो कम तो होता है परंतु ऋणात्मक होता है। इसमें भी कम होता है, इनमें भी कम होता है, बट क्या होता है, कम के साथ साथ ये धनात्मक होते हैं, परंतु इसमें जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं इसमें चुंबकीय प्रवृत्ति होता है वो ऋणात्मक में होता है। समझ में आ गया। और लौ चुंबकीय पदार्थ में तो इसमें हम लिखा है इस पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक तथा धनात्मक होते हैं। मतलब देखिए, इसमें कम और धनात्मक था, परंतु इसमें क्या है, इसमें अधिक है और तब जाकर धनात्मक है। समझ में आ गया है इन तीनों में क्या अंतर है। मैं हमेशा से कह रहा हूं कि कंपैरिजन करके याद करेंगे, आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चौथा ध्यान से समझेंगे। यदि आपेक्षिक चुंबकीय मतलब जो अनुचुंबकीय पदार्थ है इसको हम बांधकर, ठीक है, और स्वतंत्रता पूर्वक कोई जो भी चुंबकीय क्षेत्र है उसमें हम लटकाते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत क्या मतलब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाते हैं। वही बात हमने लिखा है कि इस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर हो जाता है। मतलब ये अगर हम इसको चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या करेंगे, एक धागे में बांधकर ये अनुचुंबकीय पदार्थ को लटकाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र में समांतर हो जाएगा, और जो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है ये चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत हो जाएगा, ठीक है। और जो लौ चुंबकीय पदार्थ है ये भी क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो ये दोनों तो इक्वल होते हैं, परंतु ये वाला क्या होता है, ये लंबवत हो जाता है। बात समझ में आ रही होगी आपको।
मैं आशा करता हूं कि ये भी जो टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछे जाते हैं। और 2 ये तो क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया है। जब 2 मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए 2 पूछा जाता है, तो ये आपसे 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, आपको साइड में मैं फोटो लगा दूंगा, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या हैं, मतलब जो भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या हैं ये आपको बताना है। या इसी को दूसरे तरीके से पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक को परिभाषित कीजिए। जो पृथ्वी के क्या है चुंबकीय जो घटक हैं उनको परिभाषा आपको देना है। तो देखिए ये टॉपिक हमने पहले ही आपको करा दिया है इसी वीडियो में। देखिए पृथ्वी के जो चुंबकीय घटक होते हैं वो मुख्यतः कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक क्या होता है, नतिकोण होता है, एक होता है जो द्विपात कोण होता है, और एक क्या होता है, क्षैतिज घटक होता है। ठीक है, तो आपको 3 चीजें याद रखना है, एक नतिकोण, एक द्विपात का कोण और एक होता है क्षैतिज घटक। अब बताइए नतिकोण हमने पढ़ाया है कि नहीं आपको? हमने बताया था ना, भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बने कोण को नतिकोण कहते हैं। द्विपात का कोण भी हमने आपको बताया है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आपको सब कुछ बता दिया है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं इस टॉपिक को आप केवल लिख लीजिएगा यूट्यूब पर, भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे ये टॉपिक आपको मिल जाएगा वीडियो। तो आप चाहें तो उससे पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अब मैं यही कहूँगा बिल्कुल आप कर लीजिएगा इसको पढ़ाई, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 5 नंबर में पूछा जा रहा है, तो 5 नंबर हमें छोड़ना तो नहीं है, ठीक है। आप इसको कर लेंगे क्योंकि हमने टॉपिक ये कराया हुआ है। और इस वीडियो में भी हमने ये सब कुछ जो इनके क्या होते हैं अवयव होते हैं, मतलब घटक होते हैं, उनको भी परिभाषित हमने किया हुआ है। इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। थोड़ा सा आप भी आत्मनिर्भर बनिए ना, ठीक है। क्या दिक्कत है, आप भी कुछ कीजिए मेहनत। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला होगा। मैं यही कहूँगा यदि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला हो तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और खासकर एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और फिजिक्स पे आगे आपको वीडियो चाहिए 1 शॉट, या केमिस्ट्री पे वीडियो चाहिए, या न्यूमेरिकल के वीडियो चाहिए, जो भी हो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। कमेंट पढ़ते हैं, थोड़ा सा जो क्या होता है उत्प्रेरक के तरह कार्य करता है जो आपके कमेंट होते हैं। तो इस तरीके से कमेंट कीजिए, ठीक है। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक है, आप चाहें तो वहाँ पे जाकर अच्छे से सभी लिंक देखकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।